हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बहुत सारे लोग ना सवाल करते हैं कि मलिक भाई, शेंजन वीज़ा एक्चुअल में मिलता किसको है, और आप या कोई भी टेक्निकल बंदा या फिर प्रोफेशनल बंदा कैसे समझता है कि वीज़ा किसको मिल सकता है। तो आज मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा एक केस के साथ। जो आपने टैगलाइन देखा, जी हाँ, उस बंदी को जैसे उसने वीजा 1 तारीख को जमा किया तो 3 तारीख को उसको वीजा हाथ में आ गया। मतलब सिर्फ एक दिन एम्बेसी ने लिया, उसको वीजा दे दिया। अब लोग बात करेंगे कि मलिक भाई उसका प्रोफाइल अच्छा था, ये अच्छा था, वो कई अच्छी चीजों की बात करेंगे। तो उसी मुद्दे पे आज मैं बात करूंगा। तो चले आपको एक नई चीज बताता हूं कि शेंजन का वीजा अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं। जो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बात करते हैं। एक्चुअली में हुआ ये कि 7 क्लाउड जो कंपनी है जिसके साथ मैं कभी कभी डील करता हूँ, उनके साथ जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दो वीडियो बनाया मैंने आज तक शायद उनके साथ। तो उनका एक केस था, उनके पास एक केस आया था। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करते हैं अक्सर वीज़ा के रिलेटेड। तो उन्होंने केस मुझे फॉरवर्ड किया कि मलिक भाई केस है, जरा आप इसको क्लियर करा सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो 7 क्लाउड एंड टूरिज्म जो कंपनी है वो आपको दुबई वीज़ा प्रोवाइड करती है नॉमिनल चार्जेस पे। आप तबरेज मलिक का नाम लेके भी आप कॉल करके आप वीज़ा प्रोवाइड ले सकते हो। गारंटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लो, आपको वीज़ा वो लोग दे देंगे। और वीज़ा कभी कभी लोग बताते हैं कि मलिक भाई मार्केट में कम है, उनका थोड़ा सा 50 रुपया या 30-40 रुपया ज़्यादा रहता है। इसके लिए रहता है कि देखिए, अगर गारंटर नहीं है तो एटलीस्ट कहीं पे तो इनकम थोड़ा बहुत कमाएंगे। मार्केट में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, जो मार्केट में वो लोग मिलते हैं एक्चुअली वो अप्लाई करते हैं शारजा और अबू धाबी से। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शारजा या अबू धाबी से वीजा अप्लाई करते हैं, एक बार अगर रिजेक्ट हुआ तो वीजा जल्दी मिलता नहीं है। इसके लिए हम लोग मोस्टली दुबई से अप्लाई करते हैं। अगर दुबई से एक बार रिजेक्ट भी होता है तो एटलीस्ट हम दुबई, अबू धाबी या शारजा से अप्लाई करके एक चांस ले सकते हैं। तो इसलिए वीजा कॉस्ट दुबई से जो अप्लाई करते हैं उनका ज्यादा होता है, शारजा और अबू धाबी का प्राइस हमेशा कम होता है। तो मुद्दे को चेंज करते हुए पॉइंट पे आते हैं कि शेंजन वीजा अप्लाई करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे केस था, एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी वाइफ और वो ट्रेवल कर रही थी, उनकी सिस्टर को उनको साथ जाना था। लेकिन सिस्टर की ट्रेवल हिस्ट्री बहुत पुरानी थी, मतलब कुछ 5 साल या 8 साल पहले वो ट्रेवल की थी एक बार यूके या कहीं और कंट्री में। तो उनको जाना था शेंजन कंट्री। अब मसला क्या होता है कि एक अकेले बंदे का, एक लेडीज का वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल है अगर आपकी एज और चीजें मैच नहीं करती है। प्लस मैं वहां पे इनका नाम नहीं ले सकता सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो यहाँ पे बता दूं कि वो आई थिंक सेपरेटेड थी। और तो मैंने पता किया कि भाई अभी क्या पोजीशन है। तो पता चला कि उन्होंने पार्टनर का वीजा रिसेंटली चेंज किया है, इस पे भी प्रॉब्लम था। फिर चीज़ों को समझते हुए मैंने वर्कआउट किया तो पता चला कि उनके जो भाई और वाइफ जो जा रही, उनके मतलब उनके भाई और जो भाभी जा रही थी, तो उन लोग के पास मल्टीपल वीजा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या गया। तो मैंने एक तरीका निकाला, मैंने बोला कि आपके बेस पे मैं वीजा उनका अप्लाई करूंगा, लेकिन इसमें भी चांसेस 70 और 30 है। 70 भी इसलिए कि आपके सपोर्ट से वीजा मिल रहा है, और 30 इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो सेपरेटेड है और उनका पहले जॉब था और अभी कंपनी अपने ने खोला है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कई एम्बेसी के बारे में सोचा। तो सोच के मुझे पता चला, और अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा था, ना फ्रांस का मिल रहा था ना इटली का। तो स्वीडन की कंट्री जो है, स्वीडन का मुझे अपॉइंटमेंट मिला और स्वीडन पे मैंने उनका वर्कआउट किया। अच्छा, वर्कआउट करते समय ये बात बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप पेपर कैसे फाइल बनाते हो। तो मैंने कवर लेटर बनाया, उस कवर लेटर मैंने प्रूफ किया कि मैं ट्रेवल करना चाहती हूँ। पहले मैं स्वीडन जाऊंगी, फिर नेदरलैंड जाऊंगी और अपने भाई के साथ और भाभी के साथ जाऊंगी। और मेरा 8 दिन का ट्रिप है, ये ईद के टाइम पे हॉलीडेज में मैं जाना चाहती हूँ। वो कवर लेटर बाकायदा बहुत अच्छे से बनाया मैंने, प्लेसेस बताए कि स्वीडन में मैं कहाँ रुकेंगी, कहाँ जाऊंगी, फिर दूसरे दिन में कहाँ जाने। एक बाकायदा एक ट्रेवल आइटनरी बनता है। कवर लेटर के अंदर ही आपको एक ट्रैवल आइटनरी बना के देना होता है, प्लस आपको एक टिकट की कॉपी, होटल की कॉपी। कवर लेटर में आपको समझा देता हूं क्या क्या लगता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका पीडीएफ वाला है, तो आप इजीली उसको टाइप भी कर सकते हैं, या जिसकी राइटिंग अच्छी है वो राइटिंग से लिख सकते हैं विदाउट कट। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंट खिंचा हुआ होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट। जो कि अक्सर मैं कहता हूं कि जब आप ट्रेवल करने वाले हो तो 90 डेज की वैलिडिटी होनी जरूरी है, प्लस वीजा की भी सेम रूल्स है। उसके बाद आपका ट्रेवल अरेंजमेंट बुक टिकट, जैसे कि होटल की टिकट और फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का होना चाहिए, स्टैंप वाला। उसके बाद कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो कि एनओसी, उसमें लिखा जाता है कि बंदी क्या काम करती है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सब। अगर एक पार्टनर भी है तो भी लिखना होता है। एक पार्टनर को उसका अकाउंटेंट एचआर वाला लिख सकता है कि ये पार्टनर है, इस कंपनी में मालिक है और ये जा रहे हैं, तो कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
कभी कभी कंपनी पूछती है कि हमको ही ऑब्जेक्शन क्यों, कभी कभी कंपनी का ऑब्जेक्शन, ये रूल्स है, आपको एनओसी लेना है तो उस लोन उसमें सैलरी भी मेंशन होना चाहिए, कितने दिन से कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब कंपनी ज्वाइन करोगे, ये होना चाहिए। अगर कंपनी खुद ऑनर है तो उसका ट्रेवल लाइसेंस कॉपी होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन और एकोमोडेशन प्रूफ जो मैंने बताया वो होना चाहिए, प्लस 30,000 यूरो का सेंजन का होना चाहिए आपके पास ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस। लेकिन हाँ एक बात बताओ, अगर कोई मल्टीपल अप्लाई करना चाहता है तो मेरा एडवाइस है कि आप 1 साल का इंश्योरेंस साथ में लगा ले, तो चांसेस होता है कि आपको मल्टीपल वीजा मिल जाता है। अच्छा स्वीडन में सबसे बड़ा डिफरेंट जो थिंग्स है, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसके लिए हमको फैमिली डिटेल करके अपेंडिक्स योर एप्लीकेशन, मतलब फैमिली डिटेल आपको पूरा देना पड़ता है। जैसे कनाडा के लिए देना होता है ना कि कितने बच्चे हैं, माँ बाप के नाम क्या है, ये बच्चों के नाम क्या है, आपके पेरेंट्स के नाम क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, ये सारा डिटेल आपको स्वीडन को देना होता है। स्वीडन के रूल थोड़े से डिफरेंट है, इसके लिए मैं आप सोचा ये वीडियो बना के आपको प्लस आपके भाई बहन कौन से हैं उनके भी डिटेल आपको देने होते हैं। ये सारे डिटेल देने के बाद अपॉइंटमेंट आपको लेना है, और अपॉइंटमेंट याद रखिए कि अगर आपको 15 को ट्रेवल करना है तो 1 तारीख को आपको सबमिट करना पेपर, क्योंकि 15 मिनिमम डेज लगाते हैं जो, लेकिन जो मेरी बंदी सिर्फ 1 वर्किंग डेज में उसको वीजा मिला, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बनाए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप स्वीडिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, आप दोनों में आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाना है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेवल हिस्ट्री आपको लगाना है, या कवर लेटर में ट्रेवल हिस्ट्री भी लेना है, जैसे मैं कवर लेटर जब बनाता हूँ मेरा खुद का, तो उसमें लिखता हूँ कि मैं कौन कौन सी कंट्री घुमा हूँ, तो कवर लेटर क्या बहुत मजबूत होता है। प्लस आप कुछ क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कुछ आपके एफडी है तो एफडी लगा सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, टाइटल डीड है तो उसको लगा सकते हो। रेंटल लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपको लगता है कि कार की प्रॉपर्टी है और आपको वीएफएस में देना तो वो भी लगा सकते हो। मतलब आप जितना मजबूत बाइंडिंग दिखाओगे अपनी कंट्री का, वीजा मिलने का चांसेस उतना ज्यादा हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि छोटे मोटे लोगों को जॉब जो काम करते हैं उनको सेंजन वीजा नहीं मिल सकता है, उनको भी मिल सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि आप अपनी कंट्री में बहुत खुश है, आपकी जॉब सेटल है, आप इतने सालों से रहते हो, आपकी मतलब सैलरी आप मैच करते हो। देखो सैलरी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चलता है किसी की सैलरी 5,000 है, दूसरे दिन उसने 5,000 निकाल दिया और बैंक में कुछ भी नहीं रहा और स्टेटमेंट लगाओ तो रिजेक्शन होगा। जब भी आपकी सैलरी आती है, अक्सर मैं कहता हूं कि 5 में से आप 2 ट्रांसफर करो और 3,000 को पूरा मंथली में यूज करो। आप 1 महीना नहीं करोगे, दूसरे महीने तो आप कर सकते हो, उसको यूज करो, एटलीस्ट मंथ के एंड में 1,000 रुपया हो, फिर नेक्स्ट जब सैलरी आता है ऐसे घुमाओगे तो ट्रांजेक्शन दिखेगा तो अच्छा रहता है। प्लस आपकी सैलरी का जो बैंक स्टेटमेंट में दिखना जरूरी है कि हर महीने आपको 4,000 आता है या फिर 5,000 आता है, 6,000 आता है। उसके अलावा अगर क्रेडिट वैल्यू नहीं होना चाहिए ज्यादा, भले 100 रुपया, 50 रुपया, 1,000 रुपया कभी महीने में हो गया, कभी 2,000 हो गया, अलग बात है, लेकिन पता चलता है हर एक दूसरे दिन आपको 500, 200 दिरहम आ रहे, तो उसमें भी मसला हो जाता है। प्लस ये होता है कि आप जॉब फ्रेक्वेंटली चेंज करते हो अपनी कंपनी में, मतलब आपने 1 साल इधर किया, 6 महीना उधर किया, 8 महीना उधर किया, 1.5 साल उधर किया, ऐसा भी मुश्किल में आपको नहीं मिलता है। प्लस ये होता है कि आप जब टिकट की कॉपी दिखाते हो तो जरूरत नहीं कि आप कंफर्म टिकट दिखाओ, अगर आपके एमबेसी मांगता है तो दिखाओ, वरना मोस्टली आप ट्रेवल एजेंसी जितने भी है वो आपको ऑनलाइन वाला टिकट देती है जिसको हम डमी के नाम पे कहते हैं, वो दे सकते हो। booking.com का आप ऑन कंफर्मेशन दे सकते हो, उसके बाद आप किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आप वो दे सकते हो। इंश्योरेंस अक्सर ऐसा दो जो बारकोड वाला हो, जैसे यूनियन इंश्योरेंस हो गया, आप वो बारकोड वाला दो, क्योंकि एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके इंश्योरेंस को चेक कर सकते हो। जैसे बारकोड को क्लिक करेंगे वेबसाइट खोल के पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है, तो अक्सर बारकोड वाला दिया करो। बारकोड वाला बहुत ईजी होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो फटाफट चेक कर लेते हैं कि आप आपका जेन्युइनिटी है कि नहीं। प्लस आप अगर एजुकेटेड हो तो भी बताओ कि आप एजुकेटेड हो, आप बिजनेसमैन हो, 3-4 का बिजनेस करते हो तो भी आपको बताओ। अगर ये सब चीजें आपने सही किया ना, मैं सच बोल रहा हूं, आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं ब्लू कॉलर वाले की बात बोल रहा हूं कि अगर आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन सही से किया है ना, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं मलिक भाई जो कैश में मिलता है सैलरी, या फिर हमको WPS के एक बैंक कार्ड में मिलता है, या लुलू कार्ड में मिलता है, और भी कार्ड्स होते हैं, उनका भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो आप। लुलू की एजेंसी में जाके उनको मांग सकते हो, वो अपना स्टैम्प मार के दे देंगे कि हाँ इसकी सैलरी हर महीने इतनी आती, वो भी चलता है। आप अगर किसी और को ट्राई भी करना है तो आप सैलरी सर्टिफिकेट के बेस पर ट्राई करो, लेकिन 90% में अगर मालूम है कि उसके बाद में रिजेक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ चाहिए कि आपको पैसे मिलते कैसे हैं। लूलो एक्सचेंज में चले जाओ जहां पे आपकी सैलरी आती है, कोई बहुत सारे ब्लू कार्ड में सैलरी आती है, ई लाइफ में आती है, आप स्टेटमेंट मंगवा लो, मशरिक नियो से स्टेटमेंट मंगवा लो, वो स्टेटमेंट लगवा लो, उससे भी आपको वीजा मिल सकता है। प्लस ये होता है कि एक बंदा जिसकी सैलरी 5,000 है,
वो पता चल रहा है कि भाई बहुत लंबे टाइम के लिए छुट्टी पे जा रहा है, तो उसके भी रिजेक्शन हो जाते हैं। हमेशा अपने सैलरी का 1 या 2 जब मंथली, जैसे कि आपकी 5,000 सैलरी है तो अगर आप 10,000 एक्सपेंस कर रहे हो तो लॉजिकली आपको वीजा दे देते हैं। पता चलता है कि आपकी सैलरी 5 है और आप जाके 25-30,000 खर्चा करने देते हो, आपको वीजा रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी कमियां हैं, इन सारी कमियों को पूरा करेंगे तो आपको भी वीजा मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, शेयर जरूर करना। और किसी को भी प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर बनाना तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपील किसी को अपील करना है तो भी मुझे बता सकते हैं। किसी को यूएस वीजा का हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकते हैं। और यूके वीजा, कनाडा वीजा, सारे टाइप का एप्लीकेशन वीजा मैं करता हूं, लेकिन हाँ प्रोफाइल देख के ही मैं ओके करूंगा। मुझे बार बार मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, मुझे प्रोफाइल नहीं जनता है, मैं काम नहीं करता हूं। थैंक यू वेरी मच। तबरे मलिक सबको सैल्यूट करता है।